हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवरटेक इंस्टीट्यूट चैनल और मैं आपकी उस्मा खान अगेन आज आपको इकोनॉमिक का चैप्टर का पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। आई होप सो आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, विच मीन्स वो हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। आज हमें स्टार्ट करना है पार्ट 2 जिसमें हम चैप्टर को और आगे एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बुक से पढ़ा रही हूँ, जिस वजह से आप लोगों के जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे बच्चों वो क्लियर हो रहे होंगे। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आप में से कई बच्चों के डाउट्स होंगे, क्योंकि अगर डाउट्स होते तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई कमेंट आ ही जाता। हार्डली सब बच्चों ने बस यही कहा कि मैम अच्छे से समझ में आया, काफ़ी सही लगा, तो अच्छी बात है। आज आप लोगों ने इतना मोटिवेशन दिया है मुझे, इसलिए मैं अपने बिजी स्केड्यूल से कैसे भी करके टाइम में निकाल लेती हूँ कि भैया नहीं, मुझे बच्चों के लिए वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे। और आज देखो मैं पार्ट 2 बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट 2 का जो हमारा नाम है बच्चों वो है लैंड इज फिक्स्ड, फार्मिंग इन पालमपुर। इसका मतलब ये है कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती थी, पालमपुर में जो हमारी फार्मिंग किस तरीके से होती थी। तो सबसे पहला उसका जो पॉइंट है कि पालमपुर में लैंड जो था बच्चों वो फिक्स्ड है, लैंड इज फिक्स्ड। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। हाँ जी, फार्मिंग जो है वो पालमपुर का एक मेन प्रोडक्शन है। कहते हैं कि 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग में ही काम करते हैं, फार्मिंग से ही अपनी लाइवलीहुड मतलब कि अपने पैसे कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर, या तो वो फार्मर्स होंगे या फिर वो फार्म लेबर्स होंगे। मतलब कि कई लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन होगी और कई लोगों के पास खुद की ज़मीन ना होने के बावजूद वो बच्चे वो किसी बड़े फार्मर के अंदर एज अ टेनेंट, एज अ किराएदार, दिहाड़ी का वो काम करते हैं। एक दिन में जितनी वो काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, जिसे हम दिहाड़ी वर्क भी बोलते हैं। तो या तो वो किसी फार्म के अंदर लेबर होंगे या फिर वो खुद एक बड़े बड़े क्या होंगे, फार्मर होंगे। वैसे भी फार्म लेबर का काम क्या होता है, वही कि फसल काट देना, सीड्स को सोइंग करना, ठीक है, हार्वेस्टिंग करना, इरिगेशन करना। तो जो दिन का जितना वो काम करते हैं उन्हें दिन के अकॉर्डिंगली उतनी उनको वेजेस या दिहाड़ी मिल जाती है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि पालमपुर में मेन प्रोडक्शन क्या है बच्चों, फार्मिंग करना। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। ज़्यादातर सारे लोग प्रोडक्शन में ही बिजी है पालमपुर के। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। पालमपुर में यह था कि कुछ लैंड को फिक्स कर दिया था कि भैया इस लैंड पे सिर्फ प्रोडक्शन होगा और बचे हुए लैंड पर वो लोग क्या करेंगे, रहेंगे वहीं पे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो कुछ एरिया को क्या कर दिया था उन्होंने, फिक्स कर दिया था। चलो आगे चलते हैं बच्चों। वैसे आप लोगों को बच्चों पता ही है कि लैंड को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, बीघा में। कई लोग लैंड को मेजरमेंट करते हैं बीघा में, हेक्टर में, ठीक है। तो ये सारे वो है। टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 हमारा ये है, हाँ, टॉपिक 2 है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉपिंग हो सकती है या फिर नहीं। तो देखते हैं पालमपुर में किस तरीके से क्रॉपिंग करी जाती थी। क्या एक सेम लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप हम उगा सकते हैं या फिर नहीं उगा सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो पालमपुर है वो अभी फ़िलहाल के लिए यूपी के अंदर आता है। पालमपुर, all land is cultivated in पालमपुर, no land is left idle during the rainy season। पालमपुर में ज़्यादातर बारिश के समय में खारिफ क्रॉप को उगाया जाता है। फार्मर्स कौन सा क्रॉप उगाते हैं बच्चों, खारिफ। रेनी सीजन में आप लोगों को पता है कि भैया जो राइस है उसको उगाने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए। तो सबसे अच्छा टाइम होता है मानसून का टाइम। बारिश हो रही है, पानी की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो रही है, पानी हमें मिल रहा है, अच्छे से हम खारिफ क्रॉप उगा सकते हैं। तो फार्मर लोग ज़्यादातर खारिफ क्रॉप लाइक ज्वार, बाजरा एंड राइस को उगाते हैं। और ज़्यादातर ज्वार और बाजरा जो होता है वो हम कैटल फीड मतलब कि ये भेड़ बकरियों को खिलाने के लिए सबसे अच्छा होता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो। हाँ, अब पालमपुर के लोग राबी क्रॉप्स को कब उगाया जाता है बच्चों, विंटर सीजन में। कब उगाया जाता है, विंटर सीजन में। हाँ जी, विंटर सीजन में वो क्या करते हैं, पोटैटो को उगाते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, पोटैटो हो गया, गेहूँ हो गया, इनको उगाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो लोग क्या करते हैं,
पोटैटो और वीट की बीज को डालना, सोइंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। और एंड देन फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर फ्रॉम एक सेकेंड, fields are sown with wheat. From the wheat production, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। मतलब कि अगर फार्मर लोग क्या करते हैं, गेहूं को उगाते हैं, पहले वो अपने खाने के लिए, साल भर के लिए अपने खाने के लिए गेहूं को बचा कर रखते हैं। अगर गेहूं बच जाता है, इन केस अगर सरप्लस बच जाता है, तो उसको रायगंज के मार्केट में जाकर बेच देते हैं ताकि थोड़ा सा पैसा कमा सके, और उसी पैसों का इस्तेमाल वो दूसरी खेती के लिए करते हैं। A part of the land area is also devoted to sugar cane। हाँ, पालमपुर में थोड़ा ज़्यादातर लैंड पर शुगर केन मतलब गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है। शुगर केन एक रॉ फॉर्म होता है और उसी शुगर केन को हम जैगरी मतलब कि गुड़ में कन्वर्ट करके उसे शाहपुरा के ट्रेडर से क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पालमपुर के लोग खारिफ और राबी क्रॉप्स उगाते हैं। जो गेहूं होते हैं उसको पहले खुद के लिए कंजम्पशन के लिए छोड़ देते हैं और बचे हुए को मार्केट में, शाहपुरा के मार्केट में बेच देते हैं, और थोड़ा बहुत जो लैंड बच गया वहाँ पर शुगर केन को उगाया जाता है। अब जो शुगर केन है बच्चों, शुगर केन जो है उसको शाहपुरा के ट्रेडर्स को बेचकर पैसा कमाते हैं लोग। तो बेसिकली पालमपुर के लोग इस तरीके से लैंड का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि पालमपुर के लोग कैसे साल में 3 प्रकार की खेती कर लेते हैं। रीज़न क्योंकि पालमपुर में इरिगेशन, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है पालमपुर में, इसीलिए वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छे खासे पुराने मशीन जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो भैया ट्यूबवेल्स तो लगे ही होंगे, इसीलिए पालमपुर के जो लोग हैं वो साल में 3 प्रकार की खेती ईजिली तरीके से कर लेते हैं। ये देखो, गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है इनके लिए ट्यूबवेल्स वगैरह, इनके लिए ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं किन्होंने, गवर्नमेंट्स ने वहाँ की। फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, इवन फार्मर्स लोग अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाते हैं कि भैया कोई दिक्कत इशू हो तो वो प्रॉपर टाइम पे उन्हें पानी मिल सके। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। इसीलिए पालमपुर में पानी की कमी नहीं होती, इसलिए वहाँ की सारी ज़मीनें अच्छे तरीके से इरीगेटेड हो जाती हैं। हाँ जी क्लास, जब आप एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप, पेपर में आया क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है बच्चों, हर बार, कि टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप, अगर साल में आप एक से ज़्यादा क्रॉप उगा लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि पालमपुर के लोग हैं वो एक साल में 2 से ज़्यादा क्रॉप को उगा लेते हैं, इसीलिए उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, पालमपुर में कम से कम 2 मेन क्रॉप्स तो उगाए ही जाते हैं। आपको बताया था मैंने, पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, इनको तो उगाया ही जाता है। तो पेपर में आने वाले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए कि पालमपुर के लोग जो होते हैं वो किस तरीके से इरिगेशन करते हैं, और दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। बच्चों ये चार्ट है, चार्ट में ये बताया हुआ है कि 1950 से 51 में कितने कल्टिवेटेड एरियाज थे, 1990 में 186 हो गए। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कल्टिवेटेड एरियाज क्या हो रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं। लास्ट में 2016-17 के अकॉर्डिंगली वो 200 तक पहुंच चुके हैं। हाँ, एक सेकेंड, इसमें हमारा इसके अंदर बच्चा और भी चीज़ों को समझाया गया है कि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को भी समझाया हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बच्चों ऐसे समझा सकती हूँ कि इसमें क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास 1960 में, समझना आप लोग यहाँ पर, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था कि जब इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया के चारों तरफ ना आज़ाद होने के बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और पूरा ख़राब हो चुका था। फार्मिंग के लिए लैंड्स बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। तो 1960s में हमारे
जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम अच्छी क्वालिटी के HYV सीड्स, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स, अच्छी क्वालिटी के मशीनों का इस्तेमाल करके हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खेती करेंगे। पहले क्या हो रही थी कि सेम चीज़ें कर रहे थे लेकिन उससे फसल कम उग रहा था, लेकिन अच्छी क्वालिटी के HYV सीड्स, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स, अच्छी क्वालिटी के हम मशीनों का इस्तेमाल करके हम उसी फसल को और ज़्यादा उगाएंगे, जिससे जितना ज़्यादा फसल उगेगा, जितना ज़्यादा हमारा क्रॉप्स को उगाया जाए, उतनी ज़्यादा लोगों की भूख को मिटाया जा सकता है। और यही हुआ, HYV सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, इरीगेशन सिस्टम और हमारे क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर कर अच्छी उपज हुई, अच्छे क्रॉप्स उगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। उसी हरियाली के एरा को हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। हर तरफ हरियाली, हर तरफ फसल उग रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, खाने के लिए बच रहा है और बेचने के लिए भी बच रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। पेपर में हर बार ही आता है। थर्ड क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट आवर इकोनॉमी। तो हमने 3 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया बच्चों, तो पेपर में हर बार पूछते हैं। ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे फर्स्ट टाइम इस मेथड को अपनाया गया था इंडिया में। ठीक है, देश के इनके नाम भी आ सकते हैं। बस चलो क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, विल द लैंड सस्टेन, विल द लैंड सस्टेन। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। विल द लैंड सस्टेन मतलब ये है कि क्या लैंड को सस्टेन करके बचा कर रखा जाता है। आप लोगों को पता है बच्चों कि जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसको केयरफुल तरीके से यूज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो और आप यूज़ किए जा रहे हो, अब लैंड को भैया सस्टेन ही नहीं कर रहे हो, तो क्या आपकी नेक्स्ट क्रॉप, नेक्स्ट फसल अच्छी होगी? नहीं ना। तो आपको लैंड को सस्टेन करना ज़रूरी है बच्चों। आप इतना मत लैंड का यूज़ करो कि भैया ओवर यूज़ हो जाए, जिससे वो कभी ज़िंदगी में लैंड सस्टेन ही ना हो पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन से देखो हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन से फसल तो अच्छी उग रही थी लेकिन आपने हाई वैरायटी के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करे, जिस वजह से लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यस, मिट्टी ने अपनी उपजाऊपन को खो दिया क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया था, केमिकल फर्टिलाइज़र का हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया था। ठीक है, ऑल्सो हम लोग ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर की कमी पड़ गई, अब सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई। ठीक है, इससे लैंड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो अगर आप अपने लालच को पूरा करने के लिए आप लैंड को ज़्यादा क्रॉपिंग करा रहे हो तो आपको लैंड को सस्टेन करना ज़रूरी, लैंड का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ताकि वो आपको आगे चल कर भी वो क्या करे, अच्छी फसलें दे, अच्छा क्रॉप दे। चलो 4th टॉपिक बच्चों, 4th टॉपिक, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। पालमपुर में लैंड किस किस के पास था और किस किस के पास लैंड नहीं था। पालमपुर में किस किस के पास लैंड था, किस किस के पास लैंड नहीं था। ये टॉपिक 4 हमारे पास है। देखो पालमपुर में कम से कम कितनी फैमिलीज थी, 450 फैमिलीज, जिसमें से 150 फैमिली के पास ज़मीन थी ही नहीं। ठीक है, उनके पास ज़मीन अपनी खुद की नहीं थी। ओके, तो बची कितनी बच्चों, 240 फैमिलीज। तो 240 फैमिलीज में से 240 जो फैमिलीज थी उसमें से कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट, उनके पास लैंड तो था लेकिन क्या था, बहुत स्मॉल था। उनके पास जो लैंड थी वो 2 हेक्टेयर से क्या थे, कम थे। ठीक है, तो इस छोटे से लैंड पर ज़्यादातर फार्मर ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, यहाँ देखो आप, इन 1960 एक कहानी बताई हुई, गोविंद
was a farmer with 225 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Gobind cultivated the land. Gobind cultivated the land, though they did not live very comfortable. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Gobind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.7 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. कहानी का मतलब क्या हुआ? देखो, इस स्टोरी का मतलब क्या है? स्टोरी का मतलब ये है कि अगर आपके पास ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है ज़मीन, लेकिन वो ज़मीन ना उपजाऊ ज़मीन, फर्टाइल ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फर्टाइल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस ज़मीन पर खेती नहीं होगी। तो यहाँ देख सकते हो गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन वो क्या है, अनइरीगेटेड, जिस पे फसल नहीं उगाई जा सकती है। और यहाँ के लोग, इनके गोविंद के बच्चे और गोविंद की जो माँ थी वो एक बफेलो था उनके पास, उसी से ही दूध निकाल कर वो अपनी ज़िंदगी को जीते थे। गोविंद की डेथ के बाद इस 2.25 ज़मीन को 3 बच्चों में डिवाइड कर दिया, 0.7 हेक्टेयर सबके हिस्से में आया। लेकिन वो ज़मीन तो बेकार है भाई, उस पर तुम बस घर बना के रह सकते हो, लेकिन तुम उससे अच्छी इनकम नहीं कमा सकते हो। तो अब वो अपने इनकम के लिए कोई और काम ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि अगर ज़मीन है लेकिन अगर वो फर्टाइल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़मीन आपको ज़्यादा इनकम कमा कर नहीं देगी। 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास एक ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स। देखो क्लास, in Palampur there are 60 family of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare। 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, ठीक है, वो भी अच्छी ज़मीन है, ओके। और ये इन ज़मीन के हेल्प से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। बस टॉपिक 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। आई होप सो आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में आई होगी। पार्ट 2, 4 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट में चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। और मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और अपने मिड टर्म की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज है 2 अगस्त, हमारे पास यही महीना है मिड टर्म की तैयारी करने के लिए, अगले महीने पेपर है। तो अपना बेस्ट दो, अपना रिजल्ट लेकर आओ। 9th क्लास है, 9th क्लास में पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर पास नहीं होगे तो कंपार्टमेंट में डाल देंगे आप लोगों को, जिससे आपका साल बर्बाद हो जाएगा। चलो, इतना मोटिवेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।